स्केल अप करवानी जरूरी। तो फ्रेंड्स, कंपनी एनालिसिस में हमने ऐसा समझा अब तक कि नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल कंपनी टू टेक अ डिसीजन दैट ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स से दैट वी आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर। तो कंपनी एनालिसिस में हम लोग देखेंगे नेटवर्थ, बुक वैल्यू, फिर उनका नेटवर्थ जितना अच्छा, पॉजिटिव साइन, वाइस वर्सा, सोर्सेस ऑफ द यूजेस ऑफ द फंड्स, कहाँ से पैसा लाते हैं, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आप पैसा ज़्यादा लाते हो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड साइन। क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। साइज एंड द रैंकिंग, नहीं कितना बड़ा साइज है कंपनी का, द कंपनी इज इन द टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और नॉट, उसका रैंकिंग कैसा है, मे बी द रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ द मार्केट शेयर, ग्रोथ रिकॉर्ड उनका कैसा है, और उसके हम लोग फ्यूचर का भी थोड़ा एस्टिमेशन लगा सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस, जो भी हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं वो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कंपनी के पास ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है कि जिसकी वजह से इट बिकम्स अ मार्केट लीडर। क्वालिटी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड से दे आर बेसिकली से ड्राइविंग द एंटायर कंपनी। नेक्स्ट इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन रेगुलेशन, यानी हम लोग कितना हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, लीगल बाइंडिंग्स जो भी है से सब लॉ हम लोग एडर करते हैं या नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लोकेशन, वेयर इट इज लाइक द स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, is it say at the correct place where it is able to get the good business, और उनका और लेबरर्स का कैसा रिलेशनशिप है। देन पैटर्न ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग, जो भी शेयर होल्डर्स है अभी से वो शेयर होल्डर्स का जिसका सब्सटेंशियल होल्डिंग है से दे आर शेयर होल्डर्स सीन्स व्हाट टाइम पीरियड, उस पर रेगुलरली फ्रीक्वेंटली चेंज आता है, या जो शेयर होल्डर्स है वो लॉन्ग टाइम से शेयर होल्डर्स है। जिनका सब्सटेंशियल होल्डिंग है और वो लॉन्ग टाइम से शेयर होल्डर्स है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड साइन ऑफ द कंपनी। मार्केटेबिलिटी, इजीली आप उसको सिक्योरिटी को बेच सकते हो या नहीं बेच सकते हो। नाउ द टेक्निक्स यूज्ड इन द कंपनी एनालिसिस, तो टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड इन द कंपनी एनालिसिस आर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, दैट इज R. B is the trend analysis. C is the decision tree analysis. So these are the techniques that can be used for the purpose of company analysis. Simple regression is used where interrelationship covers two variables. For more than two variables, multiple regression analysis is followed. तो इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट में वी ट्राई टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड द सेल्स ऑफ द कंपनी। जनरली वी अंडरस्टैंड दैट इट विल हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप। जितना हम लोग एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ज़्यादा करेंगे से उतने प्रपोर्शन में हमारा सेल्स बढ़ता जाएगा। मे नॉट बी एग्जैक्टली इन द सेम प्रपोर्शन, बट द चांसेस ऑफ इंक्रीज इज फेयरली पॉजिटिव। That is what we understand is a correlation coefficient. Here the interrelationship between the variables belonging to the economy, industry and the company are found out. The main advantage in such analysis is the determination of the forecasted values along with the testing of the reliability of the estimate. तो हम लोग यहाँ पे फ्यूचर का वैल्यूज फोरकास्ट कर सकते हैं और जो भी हमारा से टेक्निक्स है से उसका वायबिलिटी भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। यानी जो भी इस साल है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, पिछले 5 साल का जो भी डेटा है से उससे हम लोग से इस साल जो होने वाला था उसको फोरकास्ट करते हैं, एक्चुअली हुआ उसके साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, तो हमको पता चल जाता है डेट से ये जो टेक्निक है से वो कितना काम आता है। ट्रेंड एनालिसिस, the relationship of the one variable
is tested over the time using regression analysis. It gives an insight to the historical behavior of the variable. सो ट्रेंड एनालिसिस से हमको उसका हिस्टोरिकल बिहेवियर पता चलेगा. जैसे कि समथिंग लाइक दिस, let us say that say 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 सेल्स ऑफ द कंपनी है 2,20,000, 1,80,000, 2,40,000 एंड लेट अस से 3 lakhs. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 100 वेरिएबल असाइन कर सकते हैं. तो ये 110 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये कुछ 120 हो जाएगा, दिस इज 150. तो हमको पता चलेगा दैट से ये जो हमारा सेल्स है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ ट्रेंड एनालिसिस. Decision tree analysis. Information relating to the probability of the occurrence of the forecasted value is considered useful. A range of the values of the variable with the probabilities of the occurrence of the each value is taken up. The limitations are reduced through the decision tree analysis and use of the simulation techniques. फ्रेंड्स बेसिकली एक ऑपरेशनल रिसर्च का टेक्निक है जिसका नाम है डिसीजन ट्री, OR करके ऑपरेशनल रिसर्च. उसमें कुछ हम लोग ऐसा एनालिसिस करते हैं. तो अगर आपने डेरिवेटिव चैप्टर किया है तो डेरिवेटिव चैप्टर में आपको याद होगा बाइनोमियल ट्री करके एक कॉन्सेप्ट आता है. उसमें क्या होता है दैट से वी हैव से दिस काइंड ऑफ ट्री. ऐसा करके हम लोग एक कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं कि डिफरेंट आउटकम्स में से उनका परफॉर्मेंस क्या होगा, डिफरेंट आउटकम्स में उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा. ऐसा करके वी हैव से अ काइंड ऑफ डिसीजन ट्री. मैं डिसीजन ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो एक एग्जांपल में आपको समझाता हूँ. सपोज हम लोग एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय वे ऑफ अ डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स में क्या होता है दैट से आइदर यू टेक अप द इन्वेस्टमेंट और यू डू नॉट टेक अप द इन्वेस्टमेंट. तो उसको एक डिसीजन बॉक्स में रिफ्लेक्ट किया जाता है. अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फर्स्ट ईयर का आउटकम क्या होगा उसको स्टेट ऑफ नेचर ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बताया जाता है कि फर्स्ट ईयर में आपका कैश फ्लो होगा लेट अस से एन अमाउंट ऑफ 3 lakhs और यू विल हैव द कैश फ्लो ऑफ 1 lakh. probability होगा let us say 0.7 and 0.3. so whenever there is say a state of nature, it is reflected by way of a decision tree. I'm sorry, it is reflected by way of a node. इसको state of nature भी कहा जाता है. जो भी हमारा फर्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस होगा based on that say you will be having say the second year performance, like the subsequent year cash flow will be either 5 lakhs or let us say 2 lakhs. अगर फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है 1 लाख तो सब्सिक्वेंट ईयर का कैश फ्लो होगा या तो 4 lakhs या तो लेट अस से 2 lakhs, समथिंग लाइक दिस. तो इसको डिसीजन ट्री बोला जाता है. तो डिसीजन ट्री क्या होता है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है से पूरे के पूरे प्रोजेक्ट एनालिसिस का. तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पे डिसीजन ट्री का एनालिसिस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं फॉर कंपनी एनालिसिस. तो देखो, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द फोरकास्टेड वैल्यू इज कंसिडर्ड यूजफुल. तो प्रोबेबिलिटी असाइन किया जाता है अलग अलग वैल्यूज के लिए. A range of the values of the variable with the probability of the occurrence of the each value is taken up. The limitations are reduced through decision tree analysis and the use of the simulation technique. Friends, again this is operational research technique जिसको simulation बोला जाता है. In decision tree analysis, the decision is taken sequentially with the probabilities attached to each sequence. To obtain the probability of the final outcome, various sequential decisions given along with the probabilities. The probability of the each sequence is to be multiplied and then summed up.
तो ये क्या कहना चाहते हुए, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल लैंग्वेज. लेट अस से वी आर कंसिडरिंग टू टेक अप अ प्रोजेक्ट जिसमें फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो क्या होगा, उसके लिए अनसर्टेनिटी है. सो इट इज रिफ्लेक्टेड बाय वे ऑफ अ नोड. यानी कि सपोज कि हमने इन्वेस्टमेंट किया फॉर एन अमाउंट ऑफ 5 lakhs. तो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो क्या होगा, लेट अस से 3 lakhs या तो 1 lakh. उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7 एंड 0.3. जो भी फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है उसके बेसिस से हमारा सेकेंड ईयर का कैश फ्लो क्या होगा, उसका एक एस्टिमेशन किया जाएगा. लेट अस से 5 lakhs and 2 lakhs with a probability of 0.4 and 0.6. यहाँ पे भी जो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो होगा उसके बेसिस से सेकेंड ईयर का कैश फ्लो क्या होगा, उसका हम लोग लाइक वी मेक एन एस्टिमेशन और उसको प्रोबेबिलिटीज असाइन किया जाता है. लेट अस से इट इज एन अमाउंट ऑफ 2 lakhs और लेट अस से इट इज 3 lakhs. प्रोबेबिलिटीज आर 0.2 एंड 0.8. दूसरा एक ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करें. सो यू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट तो ये होगा, यू डू नॉट इन्वेस्ट तो ये होगा. ऐसा करके बेसिकली क्या किया जाएगा, एक डिसीजन ट्री बनाया जाता है. फिर ये लोग क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि दिस इज ईयर 1 परफॉर्मेंस, दिस इज ईयर 2 परफॉर्मेंस. तो क्या हो सकता है अगर हम लोग प्रोजेक्ट लेंगे ना, देन इन दैट केस देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स दैट वी हैव. पहले साल का कैश फ्लो 3 lakhs और दूसरे साल का 5 lakhs. पहले साल का कैश फ्लो 3 lakhs, सेकेंड ईयर का 2 lakhs. पहले साल का 1 lakh, दूसरा साल का 2 lakh. पहले साल का 1 lakh, दूसरा साल का 3 lakhs. ऐसा करके we will be having the cash flows like this say for the different 4 situations. अब ये जो पहला सिचुएशन है ना 3 और 5, उसका फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे फ्रेंड्स, 0.7 into 0.4 that comes to 0.28. 0.7 into 0.6 that comes to 0.42. 0.3 into 0.2 that comes to 0.06. 0.3 into 0.8 that comes to 0.24. और इन सब का टोटल है ना फ्रेंड्स हमेशा 1 हो जाएगा. देखो 28 plus 42 plus 6 plus 24 that comes to 100. ऐसा हम लोग समझते हैं. फिर अलग अलग सिचुएशन से उसको उसका एनपीवी फाइंड किया जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट से वी आर हैविंग से सम डिसीजन टू बी टेकन. तो देखो अभी उन्होंने क्या दैट इज दे रखा है यहाँ पे, इन डिसीजन ट्री एनालिसिस decision is taken sequentially with the probabilities attached to each sequence. इसको फ्रेंड्स एक सीक्वेंस कहा जाता है. इसको एक सीक्वेंस कहा जाता है. दिस इज सीक्वेंस, दिस इज सीक्वेंस, ऐसा कहा जाता है. टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइनल आउटकम. इन ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि ये सिचुएशन होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड किया जा सकता है. वेरियस सीक्वेंशियल डिसीजंस गिवन along with the probabilities. The probability of each sequence is to be multiplied. दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है. देखो जैसे मैंने किया ना 0.7 into 0.4 यानी 0.28.
0.7 इंटू 0.6 यानी 0.42। एंड देन समड अप, यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड किया और फिर उसका टोटल करेंगे ऐसा। देखो 0.28, 0.42, 0.06, 0.24, तो उसका टोटल कितना आता है? 1 आता है। ऐसा ये लोग कहना चाहते हैं। Thus, fundamental analysis is basically an examination of the economic and the financial aspect of a company with the aim of estimating the future earning and the dividend prospect. यानी फंडामेंटल एनालिसिस में क्या किया जाता है? वी आर हैविंग से अ काइंड ऑफ एनालिसिस कि भाई फ्यूचर में अर्निंग क्या होगा, फ्यूचर में डिविडेंड क्या होगा, और उसके बेसिस से हम लोग आज वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। इट इंक्लूड्स एन एनालिसिस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक and political factors which will have an impact on the performance of the company. तो basically we understand that say जब भी हम लोग कोई भी इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हम लोग हमेशा चेक करेंगे। जैसे कि वी नो दैट से द काइंड ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट्स से दैट टेक प्लेस, जिसकी वजह से द बिजनेसेस ऑफ दैट कंट्री इज लाइक वेरी 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 मच अफेक्टेड। जैसे कि वी नो दैट से भाई अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, से वो सारी कंट्रीज में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से द बिजनेसेस ओवर देयर से आर वेरी बैडली अफेक्टेड। ऐसा हम लोग ये लोग कहना चाहते हैं। तो अगर हम लोग वहाँ पे जाके बिजनेस करने का सोच रहे हैं, देन इन दैट केस इट वुड बी अ वेरी बैड डिसीजन। Recently we know that's the kind of the situation that the Sri Lanka had, wherein Sri Lanka also had to face like the severe issues with respect to the political uncertainty, और पूरा उनका इकोनॉमी क्रैश हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे जाके बिजनेस करना, so that would be really a very bad decision. If at all you are considering to do business in China, then in that case the law of the China is say very restrictive, so government के हाथ में बहुत सारा कंट्रोल है, so it is not a kind of open economy, so at any point of time they may change the law. तो ये सब चीज हमको कंसीडर करना है। After having analyzed all relevant information about the company and the relevant strength vis-a-vis other companies in the industry, the investor is expected to decide whether he should buy or sell the securities. तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये सब चीज किया जाएगा। Apart from this, group analysis has also become an important factor. टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, ऐसा। SEBI in particular emphasizes the need for the disclosure in the public of documents of all relevant parameters, especially the financial health and the promise versus the performance of the group companies. The Reserve Bank of India has also been focusing more and more on the group exposure norms of the commercial banks. तो उससे पूरा ग्रुप का आइडिया लगेगा इन्वेस्टर को, and investor can take the decision. The next is a technical analysis. Technical analysis बहुत ही आसान है। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ ऐसा होता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस में उनका कहना ऐसा है that say we just have to see the trend of the security prices, taking into account, let us say that the past few prices, say we have made a calculation of, let us say the simple moving average. Simple moving average क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ by taking a small example. Suppose कि कंपनी का मैं थोड़ा सिंपल वैल्यूज ले रहा हूँ, पिछले 5 दिन का जो क्लोजिंग ट्रेडिंग प्राइस था वो कुछ ऐसा था 100, 110, 90, 120 एंड लेट अस से 100 पिछले 5 दिन का। तो देखो 100 प्लस 110 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 100, सो डिवाइडेड बाय 5 करके ये जो आता है ना उसको बोला जाता है सिंपल एवरेज। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5,
डे 6, सपोज की प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज से नाउ 120, तो क्या होगा 110 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा. डे 7 द प्राइस इज लेट अस से 90 वंस अगेन, मैं थोड़ा सिंपल वैल्यूज ले रहा हूँ. तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमको शुरू करना है 90 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 90 डिवाइड बाय 5, दैट कम्स टू 104 वंस अगेन. तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी में इस हिसाब से कुछ वेरिएशंस आता है अगर हम लोग सब डेली प्राइसेस को कंसीडर करते हैं ऐसा. However, you may consider say this kind of technically called simple moving average. Simple moving average का मतलब क्या है? That say you make the computation of the simple average, you make the calculation of the simple average taking a specific time period. You may take the time period of 5 days, 10 days, 50 days, 100 days ऐसा. तो उसके ऊपर से हमको क्या एक छोटा सा ट्रेंड पता चलता है. ऐसे हमको ट्रेंड एक पता चलता है, समथिंग लाइक दिस. तो दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज कॉल्ड द सिंपल मूविंग एवरेज. तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है फ्रेंड्स, दैट से वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डेली फ्लक्चुएशंस जितना आता है, जैसे कि प्राइस में ऐसा मूवमेंट है, तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या हो जाता है, से यू हैव अ काइंड ऑफ लाइक दिस. उसमें क्या होता है दैट से द देखो ये कितना 20 रुपीज का चेंज है, पर यहाँ पे कितना है सिर्फ 4 रुपए का चेंज है. क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो रीसेंट प्राइस चेंज है ना उसको हम लोग 1/5 का इंपॉर्टेंस ही देते हैं. देखो ये 30 रुपीज का चेंज है, पर यहाँ पे वापस सिर्फ 4 रुपए का ही चेंज आता है. सो यू विल बी एबल टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड, ऐसा हम लोग समझते हैं. तो सबसे पहले इस हिसाब से इसको टेक्निकली बोला जाता है, दैट इज बोला जाता है लाइन चार्ट. अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड लाइन चार्ट, फिर उसके बाद होता है कैंडल स्टिक चार्ट, ऐसा करके अलग अलग बार चार्ट. तो हम लोग आगे ऑफकोर्स पढ़ने वाले हैं सब. पर व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट से आपको एक अंदाजा आता है कि प्राइस में किस हिसाब से कौन सी डायरेक्शन में चेंज होता है. लेट अस से दैट से हमने सिंपल मूविंग एवरेज का हम लोग डायग्राम देख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, इन विच लेट अस से दैट से हम लोग ऐसा देख सकते हैं. सपोज कुछ ऐसा है, तो बेसिकली यहाँ पे उन लोगों का एनालिसिस कुछ ऐसा होता है कि almost the prices are dropping from this level. Almost the prices are dropping from this black line that I have drawn. That is what say they technically called resistance level. Resistance level का मतलब क्या है? Resistance level का मतलब ये है कि price of the security जब तक वहां तक जाता है ना, उसके बाद immediately the price of the security is falling down. ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को यूजुअली ऐसा लगता है, दैट द सिक्योरिटी इज वेरी हाईली ओवर प्राइस्ड. इसलिए यहाँ पे आके क्या हो जाता है, यहाँ पे आके यूजुअली जो भी इन्वेस्टर्स है ना वो इन्वेस्टर्स से सिक्योरिटी बेचना शुरू कर देते हैं. यहाँ पे क्या हो जाता है दैट से नोबडी से बाइंग द सिक्योरिटी. क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है कि अरे यार से द प्राइस हैज से ऑलरेडी रीच टू अ वेरी हाई, अभी ये सिक्योरिटी का इतना वर्थ नहीं कि इसके ऊपर जाएगा. दैट इज द रीजन से द यहाँ पे इन्वेस्टर्स बाय नहीं करते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स सेल करते हैं, इसलिए प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज फॉलिंग डाउन. तो जब भी प्राइस यहाँ तक पहुंच जाए ना तो एक हमको एक इंडिकेशन मिलता है दैट से अगर आपका ये सिक्योरिटी में लॉन्ग पोजीशन है, अगर आपके पास ये सिक्योरिटी है तो आपको उसको तुरंत बेचना चाहिए. And so this is what say they call something like called resistance level.
रेजिस्टेंस लेवल का मतलब क्या है फ्रेंड्स? रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी इतना भी खराब नहीं है कि इसके नीचे उसका प्राइस जाना चाहिए। तो जैसे प्राइस नीचे आते 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 यहाँ तक आ जाता है ना, देन इन दैट केस सो द बायर्स बिकम एक्टिव। उनको लग रहा है कि सिक्योरिटी का प्राइस अभी ऊपर जाएगा एंड द सिक्योरिटी इज हाईली अंडर वैल्यू। तो जब बाय का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू द सेल कॉन्ट्रैक्ट, तो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी में मूवमेंट आता है ऑन द अपवर्ड ट्रेंड। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट इज, आई एम सॉरी, ये सपोर्ट लेवल है, आई एम सॉरी, रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल को फ्लोर लेवल भी कहा जाता है। यूजुअली इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। तो दिस इज द वे वी डिटरमाइन सो द रेजिस्टेंस लेवल एंड द सपोर्ट लेवल। नाउ टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि जब प्राइस यहां पे है ना, तो ये डायग्राम से हमको ये पता चलता है लेट्स से वी शुड बाय द स्टॉक। क्यों? क्योंकि सो द प्राइस हैज सेट टच टू द सपोर्ट लेवल। यानी अब क्या होगा, अभी मार्केट में प्राइस बढ़ने ही वाला है। This is what we understand is say the technically say this is what we understand is called technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस हिसाब से चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि हमको क्या करना चाहिए। दिस इज व्हाट्स गिवन अ नेम एज से द लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के अलावा जैसे मैंने बताया आपको बार चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है, वो सब हमको पढ़ने का है। टेक्निकल एनालिसिस में we are not bothered to know what is the name of the company. We are not bothered to know that से वो कौन सा इकोनॉमी में काम करता है। We are not interested to know that से वो कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचता है, उनका मैनेजमेंट क्या है, उनका प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। हम लोग सिंपली ये मानते हैं कि पास में जो प्राइसेस का ट्रेंड था उस हिसाब से फ्यूचर में ट्रेंड होने वाला है। And that is the reason say we enter into some transaction to buy at this point of time, to sell at this point of time। ऐसा करके उन्होंने हमको से टेक्निकल एनालिसिस समझाया है। दिस इज व्हाट्स द वन डायग्राम दैट आई एम डिस्कसिंग विथ यू। उसके अलावा भी उन्होंने से कुछ और डायग्राम्स हमको दे रखे हैं सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मीनिंग है technical analysis is a method of share price movement based on a study of the price graphs or charts on the assumption that the share price tends to be repeated. Share price trends are repetitive. तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर याद है तो हमने एक थियरी पढ़ा था जिसका नाम था एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। उसमें हमने तीन चीज पढ़ा था, weak form of market efficiency, semi-strong form of market efficiency, strong form of market efficiency। तो ये weak form of market efficiency में ये कहा जाता था कि based on the past forecasting future is not possible। exactly उसका रिवर्स अभी चल रहा है। उनका कहना क्या है, दैट से जो पास में हुआ ना वही का वही फ्यूचर में होगा। तो देखो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा लैंग्वेज यूज किया है। ऑन द अजम्पशन दैट द शेयर प्राइस ट्रेंड्स आर टू बी रिपीटेटिव सिंस द इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, व्हाट इज सीन टू हैव हैपेंड बिफोर इज लाइकली टू बी रिपीटेड। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस में ऐसा मूवमेंट ही होगा, ऐसा उनका कहना है। यहां से प्राइस नीचे आएगा और यहां से ऊपर ही जाएगा, ऐसा ही मान के हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी बाय करते हैं। ऑफकोर्स उसका लिमिटेशन भी हम लोग आगे देखेंगे। हमने यहाँ पे बाय किया बट द प्राइसेस हैव फर्दर गॉन डाउन। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। यानी इट मे हैपन दैट से एंड डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट से यहाँ पे हम लोग सोचा था कि भाव ऊपर जाएगा, उसकी जगह अभी भाव और नीचे जा रहा है। The technical analysis is concerned with the
फंडामेंटल स्ट्रेंथ और द वीकनेस ऑफ अ कंपनी, यानी ऊपर वाला जो हमने पढ़ा, और ऑफ एन इंडस्ट्री. He studies the investors and the price behavior. Technical analysis attempt to answer the two basic questions. Is there a discernible trend in the price? If there is, then are the there if there is, then are there indications that the trend would reverse? The methods used to answer these questions are visual and statistical. The visual methods are based on the examination of the variety of the charts to make out pattern. तो हम लोग charts बनाते हैं और उसके ऊपर से pattern decide करते हैं. While statistical procedures analysis price and the return data to make the trading decisions. फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिससेनेबल ट्रेंड का मतलब ये है, लेट से क्या आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन से द प्राइस ट्रेंड, ऐसा इनका कहना है. जैसे कि यहाँ पे हमने कंक्लूजन कैसे निकाला कि प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल गो अप फ्रॉम हियर, तो विजुअली कैन यू हैव से दिस काइंड ऑफ ट्रेंड? इफ यस, देन आर देयर इंडिकेशन दैट द ट्रेंड वुड रिवर्स? अगर नहीं, देन इन दैट केस यू कैन डू द ट्रांजैक्शन. ऐसा उनका कहना है. assumptions, मेरे हिसाब से दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि why do we have a kind of reliance on the trend analysis, or why do we have a kind of the reliance on the technical analysis? Technical analysis is a method based on the following assumptions. The market value of the stock depends on the supply and the demand for a security. The price is determined based on the demand and supply of the security. The supply and the demand are actually governed by the several factors which can be rational or irrational. For instance, recent initiatives taken by the government to reduce non-performing asset burden of the bank may result into the demand for the banking stocks. So we understand that जो demand and supply है से वो कई सारे factors के ऊपर depend करता है. That is say depending upon the industry factors, that is depending upon the company factors, से company को अच्छा project मिला है, उन सब की वजह से prices के ऊपर impact आता है. Stock prices generally move in trend which continue for a substantial period of the time. तो जनरली वो एक ही ट्रेंड फॉलो करता है, एंड दैट ट्रेंड विल फॉलो फॉर अ लॉन्गर पीरियड. देयरफॉर इफ देयर इज अ बुल मार्केट गोइंग ऑन, बुल का मतलब क्या? प्राइस बढ़ रहा है ना. जो बुल होता है वो कैसे करता है? उठा के मारता है, इसलिए उसको बुल मार्केट बोला जाता है. there is every possibility that there will be a soon substantial correction which will provide an opportunity that the investors to buy the shares at that time. यानी कि अगर मार्केट इंक्रीज ही हो रहा है, देन इन दैट केस से करेक्शन का पॉसिबिलिटी है, और उस केस में से द इन्वेस्टर को ट्रांजैक्शन करना चाहिए. टेक्निकल एनालिसिस रिलाइज अपॉन द चार्ट एनालिसिस व्हिच शोज past trend in the stock prices rather than the information in the financial statement like the balance sheet or the profit and loss account. So these are the assumptions. Principles of the technical analysis. Technical analysis is based on the following three principles. मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी कि उनका कहना ऐसा है कि प्राइस बढ़ रहा है ना, तो उसका मतलब ये है दैट से कंपनी में सही में कुछ अच्छा होगा. प्राइस रिड्यूस हो रहा है ना, तो सही में कंपनी में कुछ इश्यूज होगा. सो आपको ये सब करने का जरूरत ही नहीं है. ओवरऑल मार्केट इज से टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द फैक्टर्स which are supposed to be taken for the purpose of the price determination. इसलिए हमको सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करना चाहिए और उसके ऊपर से हमको प्रॉफिट होगा. प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, वो हमने आगे पढ़ा. हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ.
सो दीज आर द इंपॉर्टेंट assumptions एंड द प्रिंसिपल्स. देखो assumption में उन्होंने जो पहला assumption दैट इज बताया, वो वापस हम लोग समझते हैं कि प्राइस इज डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड कब बढ़ेगा? जब परफॉर्मेंस अच्छा होगा. सप्लाई कब बढ़ेगा? जब मार्केट में ऐसा लग रहा है दैट से द कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. सिंपल. देन डिमांड एंड सप्लाई इज गवर्न बाय द सेवरल फैक्टर्स. तो ये इससे कनेक्टेड पॉइंट ही है कि डिमांड एंड सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा? से इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन के ऊपर, कंपनी का इंफॉर्मेशन के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर. जैसे कि सपोज कि कंपनी को कुछ हैवी पेनल्टी लगा, तो इमीडिएटली क्या होने वाला है? उसका प्राइस गिरने ही वाला है. तो हमको सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस करना है. प्राइस विल मूव इन अ ट्रेंड. पास्ट ट्रेंड्स विल कंटिन्यू इन फ्यूचर. एंड हम लोग फंडामेंटल पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं. दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. Although many experts criticize the technical analysis because it only considers the price movement and ignores the fundamental factors, but the efficient market hypothesis discussed later in detail, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, means हमने rather पढ़ लिया है, weak form, semi strong form ऐसा, contradicts it, according to which a company's share price already reflect everything that has or could affect the company and it includes the fundamental factors. तो उसमें सारा चीज आ जाता है प्राइस में, including the fundamental factors. So the technical analysis generally have the view that the company's share price includes everything, including the fundamentals of the company. तो उसमें सारा का सारा चीज आ जाता है, including the fundamentals. Price always move in trend. यानी उनका कहना ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा बड़ा बड़ा गैप नहीं होगा, द प्राइसेस का ऐसा ही ट्रेंड रहेगा, ऐसा उनका कहना है. टेक्निकल एनालिसिस बिलीव दैट द प्राइस मूव्स इन ट्रेंड. इन अदर वर्ड्स, स्टॉक प्राइसेस more likely to continue a past trend and move in a different direction. तो पास्ट में जैसा हुआ था वैसे ही होगा और डिफरेंट डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा. हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट. टेक्निकल एनालिसिस बिलीव दैट द हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ. टेक्निकल एनालिसिस यूजेस द चार्ट पैटर्न्स टू एनालाइज द सब्सिक्वेंट मार्केट मूवमेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड. Many forms of the technical analysis have been used for many years. They are still considered to be the significant because they illustrate the pattern in the price movement and often repeat themselves. देखो फ्रेंड्स, बेसिकली हमको हमेशा पता है कि फॉर एग्जाम्पल in order to determine what is the quantity of the raw material for which we should place order, suppose कि हमको ऐसा डिसीजन लेना है, तो उसके लिए भाई हम लोगों के पास एक ईओक्यू का कंसेप्ट होता है, एक जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट होता है. तो ईओक्यू के कॉन्सेप्ट्स के कुछ मैरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है. जस्ट इन टाइम के कुछ मैरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है. तो अभी ये लोग क्या, अभी हमको ये समझाना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, इसलिए उसके मैरिट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिर उसका डीमेरिट्स भी हम लोग समझने वाले हैं. तो अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली ये होता है कि हम लोगों को ये सारा चीज कंसीडर करके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है. Basically, you don't have to rely only on the technical analysis, neither you have to rely only on the fundamental analysis. क्योंकि कुछ स्टॉक्स का होता है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर मार्केट में उसका प्राइसेस नहीं आता है बिकॉज ऑफ से एनी फैक्टर. तो उसमें भी ट्रेड करने का मतलब नहीं है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं है. आपको लिक्विडिटी का भी इशू रहेगा. कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो फंडामेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, पर उसका प्राइसेस का मूवमेंट इतना अच्छा होता है, उस पर वॉल्यूम अच्छा होता है कि जिसकी वजह से वहां पे आप कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो. तो अल्टीमेटली सब कुछ ही कंसीडर करने का है. थियरीज ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस. एक डाउ जोन्स थियरी, डाउ थियरी, दैट इज डाउ जोन्स थियरी है. एलियट वेव थियरी,
रैंडम वॉक थियरी इज वेरी सिमिलर टू द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, उसी का वो एक्सटेंशन है। तो ये 3 थियरीज हमको पढ़ने का है। थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले डाउ जोन्स थियरी, डाउ थियरी। Professor Charles Dow was the founder of this theory. He was editor of the very well-known journal Wall Street Journal. तो उनके कुछ आर्टिकल्स थे, अप्रॉक्सीमेटली 255 आर्टिकल्स, उसके ऊपर से ये पूरा का पूरा थियरी बना है। एज पर दिस थियरी, जो मार्केट का मूवमेंट होता है फ्रेंड्स, उनका कहना ऐसा है, मार्केट का जो मूवमेंट होता है that is divided into 3 parts. Primary movement, secondary movement, और डेली मूवमेंट। ऐसा करके 3 टाइप का थियरी दैट इज मार्केट का मूवमेंट होता है। प्राइमरी मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट इज फॉर द लॉन्ग पीरियड। सेकेंडरी मूवमेंट इज से फॉर कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड, एंड डेली मूवमेंट इज ऑफ कोर्स ऑन द डेली बेसिस। उनका कहना ऐसा है दैट से द प्राइमरी मूवमेंट में द स्टॉक प्राइसेस आर इफ एट ऑल गोइंग अप, यानी बुल फेज है, तो सेकेंडरी में बेयर फेज होगा। एंड इफ एट ऑल द प्राइमरी मूवमेंट इज से द लाइक बेयर फेज, देन द सेकेंडरी मूवमेंट दैट इज मूवमेंट विल बी से बुल फेज, यानी वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट जाएगा। So basically as a trader you are required to analyze say what kind of the trend is going on in the market, what kind of the movement is there, और उसके हिसाब से you should enter into the market। जैसे कि लॉन्ग टर्म में बुल यानी कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, जब शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस डिक्रीज होता है ना, देन इन दैट केस यू शुड बाय द सिक्योरिटी, एंड देन व्हेन द प्राइस अगेन इंक्रीजेस सो यू शुड सेल द सिक्योरिटी। फर्दर उन्होंने ऐसा बोला है दैट से जो प्राइस का मूवमेंट होगा ना, से दैट इज से डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। One is say what they have provided is the accumulation phase, then the public participation, and then say the distribution stage। ऐसा करके उन्होंने वापस से ऐसा बोला है कि जो फोरसाइटेड इन्वेस्टर्स होंगे, जिनको ऐसा पता चलता है कि ये स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, से वो इनिशियली जब वो स्टॉक का प्राइस नीचे होगा ना, तब उसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। दैट इज व्हाट से दे कॉल इज एट द एक्यूमुलेशन फेज। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो धीरे धीरे क्या होगा, दूसरे इन्वेस्टर्स भी से ये जो मार्केट लीडर्स है, लीडर्स इन व्हाट सेंस दैट से दोस हु आर फोरसाइटेड इन्वेस्टर्स, उनका जो स्ट्रेटेजी वो फॉलो करेंगे, दैट इज व्हाट से दे कॉल इज द पब्लिक पार्टिसिपेशन। जिसकी वजह से क्या होगा कि प्राइस और बढ़ता जाएगा। व्हेन द प्राइसेस से आर इंक्रीजिंग एट द पीक, तो जो इन्वेस्टर्स ने इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया था, से दे विल स्टार्ट से सेलिंग द इन्वेस्टमेंट, दैट इज से द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। ऐसा उन्होंने कुछ बताया है। दैट इज व्हाट से द फर्स्ट थिंग दैट से दे हैव प्रोवाइडेड। दूसरा एक चीज उन्होंने ऐसा बोला है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। उन्होंने एक चीज के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है ना, उसका एनालिसिस हमको रेगुलरली करना चाहिए, और अगर इंडस्ट्री का जो भी ग्रोथ है और साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन का भी ग्रोथ है, then in that case definitely it is indicating that say the market is going to go up। यानी कि सबके पास बिजनेसेस है, और सबके पास अगर बिजनेसेस है
only in that case so the transportation sector is going to go up. तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेजेस ऐसा करके उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है. Let us read one by one things. Keep all these things in your mind while we read the theory. With that, so you'll have more idea. I just summarize the things. उन्होंने क्या बोला कि लॉन्ग पीरियड के लिए से देयर विल बी प्राइमरी मूवमेंट, कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सेकेंडरी और डेली मूवमेंट, ऐसा करके 3 मूवमेंट्स होगा. प्राइमरी मूवमेंट इज फॉर द लॉन्गर पीरियड, सेकेंडरी इज फॉर द शॉर्टर पीरियड एंड देयर इज अ डेली मूवमेंट. ऐसा करके 3 टाइप का मूवमेंट है. सेकेंडरी मूवमेंट विल बी अगेंस्ट द प्राइमरी वन, यानी प्राइमरी में प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंडरी में रिड्यूस होगा, प्राइमरी में रिड्यूस हो रहा है तो सेकेंडरी में इंक्रीज होगा. फिर उन्होंने से जो भी स्टॉक मार्केट का प्राइसेस है उसके लिए ऐसा 3 फेजेस बताया है: एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो फोरकास्टेड दैट इज फोरसाइटेड इन्वेस्टर्स इनिशियली इस हिसाब से मार्केट से सिक्योरिटीज बाय करते हैं, फिर उनका देख के दूसरे सब इन्वेस्टर्स से दे पार्टिसिपेट और उसकी वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ जाता है and then say they liquidate that stock in the market. ये 2 चीज उन्होंने बताया है. डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, उनका कहना ये है कि ये दोनों इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली there is say the good things going to happen in the economy, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी ग्रो हो रहा है. इसका मतलब ये है कि सही में इकोनॉमी इज गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. लेट अस रीड दिस. द डाउ थियरी is one of the oldest and the most famous technical theories. Approximately 1902 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये. It was originated by Charles Dow, the founder of the Dow Jones Company in the late 19th century. It is helpful tool for determining the relative strength of the stock market. It can also be used as a barometer of the business. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ. The Dow theory is based upon the movement of the 2 indices. तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे उसका इंट्रोडक्शन मींस उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है. Constructed by Professor Charles Dow Jones. Dow Jones Industrial Average and Dow Jones Transportation Average. तो देखो आपको है ना ये 2 चीज के ऊपर फोकस करना है, इंडस्ट्रियल एवरेज और ट्रांसपोर्टेशन एवरेज. These averages reflect aggregate impact of all kind of information on the market. The movement in the market are divided into 3 classification. तो देखो 3 classifications का जो हम लोग बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेली, ऑल गोइंग एट द सेम टाइम. प्राइमरी मूवमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, सेकेंडरी मूवमेंट जो कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म के लिए होगा, एंड डेली फ्लक्चुएशंस. ये दोनों हमेशा एक दूसरे को ऑपोजिट जाएगा. द प्राइमरी मूवमेंट इज द मेन ट्रेंड ऑफ द मार्केट विच लास्ट फ्रॉम 1 year to 36 months. तो वो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1 साल से लेके 3 साल तक, 36 months और इवन लॉन्गर टाइम पीरियड. द ट्रेंड इज कॉमनली कॉल्ड बेयर और बुल. बेयर का मतलब क्या, से प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, है ना. बेयर रीच आपको पता है, जैसे वो किसी को मारता है तो कैसे मारता है, उसको दबा के मारता है, इसलिए बेयर मार्केट बोला जाता है. बुल उठा के मारता है. द सेकेंडरी मूवमेंट ऑफ द मार्केट इज शॉर्टर इन ड्यूरेशन, है ना, वो कम समय के लिए होता है. देन द प्राइमरी मूवमेंट एंड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. इट लास्ट फ्रॉम 2 weeks टू अ मंथ और मोर. तो वो 2 हफ्ता से लेके 1 महीने तक होता है, या तो उससे भी ज्यादा हो सकता है.
The daily fluctuations are the narrow movements from day to day. Daily fluctuations है सब. These fluctuations are not part of the Dow Jones theory interpretation of the stock market. Daily movements must be carefully studied along with the primary and secondary movement as they go to make up the longer movements in the market. उसको स्टडी करना चाहिए क्योंकि लॉन्गर मूवमेंट उससे ही पता चलेगा. Thus, the Dow Jones theory purpose is to determine whether the market is, where the market is and where it is going. तो थियरी से हमको ये पता चलेगा कि अभी कौन सा मार्केट, दैट इज से कौन सा टाइप का मूवमेंट चल रहा है मार्केट में. बुल प्राइमरी, बेयर सेकेंडरी एंड वाइस वर्सा. Although not how far or high, the theory in practice states that if the cyclical swings of the stock market averages are successively higher and the successively lows are higher, then the market trend is up and the bullish market exists. Contrarily, the successive high and the successive lows are lower, then the direction of the market is down and bearish market. तो देखो ये प्राइमरी मूवमेंट हुआ, ये सेकेंडरी हुआ. प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी, ऐसा. देखो ये जो है ना, देखो ये लोग क्या कहना चाहते हैं, अभी आप लाइन पढ़ो गौर से. The theory in practice states that if the cyclical swing of the stock market averages are successively higher and successively lowers are higher than the market trend is up. यानी देखो ये जो प्राइसेस नीचे आया वो ये जो हाई प्राइस है ना उससे नीचे नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं. रीड इट केयरफुली वंस अगेन. The theory in practice states that if the cyclical swings of the stock market averages are successively higher and successively lowers, successively higher and lower, यानी ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया. The successive lowers are higher than the market trend. यानी जो प्राइसेस नीचे आता है ना वो इससे नीचे नहीं आता, ऐसा कहना चाहते हैं. यहां पे भी फ्रेंड्स देखो क्या होगा, ये ऊपर गया फिर नीचे आएगा, पर ये जो है ना इससे नीचे नहीं आएगा, ऐसा कहना चाहिए. इसके पहले ये ऊपर चला जाएगा. Then the market trend is up and the bullish market exists. इसको बुलिश बोला जाएगा. Contrarily, यानी ये लोग क्या कहना चाहते हैं पता है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा. प्राइसेस नीचे आया फिर ऊपर गया, वापस नीचे आया फिर ऊपर गया, वापस नीचे आया फिर ऊपर गया. और देखो हमको क्या ध्यान रखने का है फ्रेंड्स, ये जो ऊपर आता है ना ये लोअर से ऊपर नहीं जाता है. तो देखो ये वापस ऊपर जाएगा पर इसको वो बीट नहीं करेगा, इससे पहले ही नीचे आ जाएगा. देखो अभी आप है ना लैंग्वेज रीड करना. कॉन्ट्रारी यानी उससे रिवर्स. इफ द सक्सेसिव हाइस एंड द सक्सेसिव लोस आर लोअर देन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज डाउन. देखो सक्सेसिव हाइस एंड सक्सेसिव लोस आर लोअर
then the market is down and the bearish market exists. यानी ये सिचुएशन है बेरिश मार्केट का, ये बताता है। और इस पे फ्रेंड्स आपको क्या समझने का है, ये प्राइमरी मूवमेंट है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। चार्ल्स डाउ जोन्स proposed that primary uptrend would have 3 moves। देखो ये अभी वापस हमको वो जो मैंने आपको बताया था, accumulation phase, public participation and distribution, the first one being caused by the accumulation of the shares। फ्रेंड्स ये सब की पॉइंट्स है, ये आपको लिखने पड़ेंगे एग्जामिनेशन में, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। by far sighted knowledgeable investors, यानी लेट अस से दैट द इन्वेस्टर्स को अभी ऐसा लग रहा है कि ये वाला इंडस्ट्री ग्रो होने वाला है और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं दैट से 1980s 90s में या 2000 के ट्रेंड में से जो इन्वेस्टर्स ने आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया था उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि आईटी सेक्टर का कंपनीज है ना वो फ्यूचर में ग्रो करेगा। The second move would be caused by arrival of the first reports of the good earning by the corporations. And the last move would be caused by widespread of the report of the financial well-being of the corporation. तो ये जो second लिखा है ना friends, first reports of the good earning, यानी कि second move, उसको public participation कहा जाता है। और ये जो last move है ना, वो उसको distribution phase कहा जाता है, जिसमें इनिशियली जो एंटर हुए थे ना वो लोग निकल रहे हैं। The third stage would be also see rampant speculation in the market. Towards the end of the third stage, far-sighted investors realizing that the high earning levels may not be sustained, क्योंकि प्राइस अभी ऑलरेडी बढ़ चुका है, would start selling, starting the first move down on the downtrend। यानी वो लोग जब एग्जिट करना शुरू करेंगे ना तो अभी प्राइसेस डाउन जाएगा। As the non-sustainability of the high earning is confirmed, the second move would be initiated and then the third move would result from the distressed selling in the market। ऐसा उनका कहना है। नेक्स्ट इज एलियट वेव थियोरी। देखो वेव जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं वैसा ही है,